आज का टॉपिक है वो है जॉन्डिस। तो भाई जॉन्डिस क्या है? तो जॉन्डिस एक क्या है? इंक्रीज इन बिलीरुबिन, कि बिलीरुबिन का लेवल बढ़ गया तो वो फिर अपनी स्किन की मैनिफेस्टेशन शो करेगा और अलग अलग जैसे चीज़ दिखाओगे। क्योंकि अब हम पढ़ेंगे भाई क्या बिलीरुबिन है, कैसे फॉर्म होता है और क्यों ये ऐसी मैनिफेस्टेशन दिखाता है। तो सबसे पहले आपने देखना है कैसे कि भाई ये न अपना लीवर है, ठीक है, ये है अपना लीवर। तो बिलीरुबिन कैसे बनता है? ये अपनी एक कोई भी जैसे मेनली अपना क्या स्प्लीन, या अपन ले ली स्प्लीन, स्प्लीन ले लिए, या इसको ऐसे बना लिया अपने, ये स्प्लीन है। या कोई भी जैसे अपना लिम्फोइड ऑर्गन्स जहाँ पे आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, मतलब मेनली स्प्लीन में होता है, तो आप स्प्लीन ले लेते हैं। अब आरबीसी है, ये रेड ब्लड सेल है, ये भाई आया इसके अंदर। अब इसमें कोई भी चीज़ हो सके है, आगे आप इसके कोजेस देखेंगे। मेनली आप अभी ले लेते हैं भाई ओल्ड आरबीसी है, जो जिसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पर आके यो क्या होगा, यहाँ पर आके यो ख़त्म होगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा तो इसमें अब क्या होगा, जैसे आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन किससे बनता है? हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबुलिन, ठीक है। तो हीम प्लस ग्लोबुलिन। अब ग्लोबिन तो एक क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है, वो दोबारा टूट के छोटे अमीनो एसिड्स बन जाएंगे और ये अमीनो एसिड्स और कहीं काम आ जाएंगे अपने, ठीक है। हीम जो होता है वो दो स्ट्रक्चर से बना होता है, किस किस से? एक तो आयरन से, दूसरा अपना क्या अपने पोरफायरिन से। तो हीम जब टूटता है तो वो किस में टूटता है? एक तो आयरन में, और दूसरा पहला बिलीवर्डिन बनता है, फिर बाद में एंजाइम की हेल्प से रिडक्टेज, बिलीवर्डिन रिडक्टेज की हेल्प से ये किस में बन जाता है, जो कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में। तो अब बिलीरुबिन कहाँ से है? मतलब आरबीसी के डीजनरेशन से हमारा बिलीरुबिन बनता है, ठीक है। अब ये बिलीरुबिन यहाँ से अपने स्प्लीन से बाहर आता है अपने ब्लड में, ठीक है, ब्लड में आया भाई। अब ये ब्लड से होता हुआ, यहाँ से ब्लड से होता हुआ ये कहाँ जाएगा? अपने लीवर में जाएगा भाई। कौन सा? अपना बिलीरुबिन। अब ये यहाँ से जाता है किस में? अपना लीवर में, लीवर में चला गया। अब ये कौन सा था, कौन सा बिलीरुबिन है यहाँ पे? ये बिलीरुबिन है यहाँ पे, ये है अपना अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, या इसको बोल देते हैं इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, ठीक है। या ये क्या होता है? ये होता है इनसोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता ये, ठीक है। तो इसलिए ये बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता, एक्सक्रीट नहीं हो सकता, इसलिए पहले अपन इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसकी सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये होगा कौन सा? अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। अब ये लीवर में आ जाता है कौन सा? अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यहाँ एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारा, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? ये। तो अब हमारा यहाँ पे ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कॉन्जुगेट में, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। अब कॉन्जुगेटेड क्या बोलते हैं कॉन्जुगेटेड में? कॉन्जुगेटेड को डायरेक्ट बिलीरुबिन, या तेरा क्या कॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन है ना, तो ये डायरेक्ट भी बोलते हैं इसको। अब ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन सा एंजाइम होता है जो लीवर में इसको कन्वर्ट करता है अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में? वो होता है यूडीपी, ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। इस एंजाइम की हेल्प से ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। अब ये कैसा होता है? ये सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये अपने लीवर में काम आ गया। अब लीवर से क्या निकलते हैं? ये अपनी हिपैटिक डक्ट, ये हिपैटिक डक्ट से फिर यहाँ गोल ब्लैडर अटैच है, फिर ये यहाँ है कौन सी? कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट, ये कौन सी थी? हिपैटिक डक्ट, ये अपना गोल ब्लैडर है। तो इसके साथ यहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ जैसे मान लीजिए ये एक कौन से ये इसका कौन सा सेल होता है लीवर का जिसमें ये सारी रिएक्शन चल रही है? ये सेल है, ये सेल है एक सेल में, कौन सा सेल? हिपैटोसाइट, ठीक है। तो हिपैटोसाइट में चलती रहती है। अब हिपैटोसाइट से बाहर निकलने के लिए कौन सा यहाँ पे चैनल होता है, ठीक है, जिससे ये बाहर निकलते हैं, ये चैनल है ना, ये एक चैनल है। इस चैनल को क्या नाम देते हैं अपन? इसको याद रखें, यहाँ पर काम आएगा यहाँ के, ठीक है। तो ये चैनल है अपना कौन सा? MR, मल्टी
मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR, सॉरी हाँ एम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पेप्टाइड। ठीक है, ये क्या है, ये अपना एक चैनल है जिसके थ्रू अपना क्या ये बाहर निकलता भाई कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फिर यहाँ आया, इसके साथ साथ और भी चीज़ें आ गई क्या, जैसे कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के साथ और क्या क्या आया, ये जैसे मान ले जो ये सारा सामान आया इसको हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलेंगे ना। तो इन बाइल जूस में क्या क्या होगा, बाइल जूस में क्या क्या होगा, एक तो अपना पता है भाई क्या, बिलीरुबिन कौन सा कॉन्जुगेटेड भाई, बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बाइल साल्ट्स, फोस्फोलिपिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, और अपना इलेक्ट्रोलाइट और क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। तो ये अपने इसमें ये कलेक्टिवली इन सब ने क्या बोलेंगे आप, बाइल जूस। तो मेनली अपन ने तो किसकी साइकिल देखनी थी, बिलीरुबिन की। अब कहीं कहीं जहाँ पे चीज़ें आएंगी बिलीरुबिन अब कौन कौन सी वजह से बढ़ सकता है, अब वो देख लेते हैं। अब बिलीरुबिन का बढ़ने को आप क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। सबसे पहले हाँ, अब पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद पूरी साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं बिलीरुबिन से पहले हम। तो क्या आया, अब यहाँ से निकल के बाइल आ गया, ये कॉमन ये है अपनी क्या को क्या थी, ये कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट खुली किसके में, अपने पेनक्रियाटिक डक्ट में, ये पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाटिक डक्ट में खुली, पेनक्रियाटिक डक्ट से ये कौन सा है, एम्पुला ऑफ वेटर। और ये किस में खुल जाती है, ये अपने खुल जाती है भाई ड्यूडेनम में। कौन सा, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में निकल गई। अब यहाँ से ये बाइल आया, बाइल आता गया, बाइल आ गया भाई, आ गया है ना। अब यहाँ पे जो बाइल है वो कौन सा था अपना, वो बाइल एसिड्स हैं या जो अपना क्या बिलीरुबिन है, वो बिलीरुबिन जो होगा वो यहाँ पे अपने बैक्टीरिया काम करेंगे, उस पर क्या काम करेंगे, बैक्टीरिया, और उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, फर्मेंट करेंगे, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको क्या बोलेंगे आप, यूरोबिलिनोजन। ठीक है, तो ये यूरोबिलिनोजन जो होगा वो मेनली 90% कहाँ से, किससे, इलियम से, इलियम से दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और दोबारा फिर वो हिपैटिक सर्कुलेशन से अपनी जैसे पोर्टल वेन से होते हुए दोबारा एब्जॉर्ब होकर दोबारा कहाँ चला जाएगा, दोबारा लीवर में चला जाएगा। ठीक है, फिर मतलब यहाँ चला गया, फिर उसके बाद ये यूरोबिलिनोजन कुछ तो अपना ब्लड में चला गया, तो कुछ तो यहाँ चला गया, कुछ जो ब्लड में ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, मतलब कुछ ये ब्लड में हुआ, और ब्लड से सीधा क्या होगा, फिल्टर हो गया इसका, तो किडनी के थ्रू बाहर चला गया। तो किडनी को क्या, ये क्या देगा, कलर देगा, कौन सा कलर देगा, यूरिन को, जैसे जो उसका येलोइश कलर है ना। तो कौन सा, ये जो यूरोबिलिनोजन है ये तेरा क्या कुछ जो होगा एक्सक्रीट हो जाएगा किडनी से, और बाकी कुछ अपना रिसाइकल होकर अपना उसमें चला जाएगा लीवर में। और जो किडनी से एक्सक्रीट होगा, ये जब येलोइश कलर जो यूरिन को कलर देगा वो कौन सा देगा अपना, बिलीरुबिन, या मेनली क्या बोलेंगे, यूरोबिलिनोजन। और कुछ यूरोबिलिनोजन स्कैटोबिलिन में कन्वर्ट होकर स्टीरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कलर स्टीरोबिलिनोजन देगा कलर किसको, अपने कलर टू फिकस, अपने फिकस को, अपने स्टूल को जो येलोइश कलर है वो किसको कौन देगा, अपना स्टीरोबिलिनोजन, स्कैटोबिलिनोजन या स्टीरोबिलिनोजन। अब इसको क्या बोलेंगे आप, इस सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे आप, ये जो आपने ये सर्कुलेशन पढ़ा है ये दोबारा आएगा, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा आएगा, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सर्कुलेशन को आप क्या बोलते हैं, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं आप एंटीरो हिपेटो सर्कुलेशन। ठीक है, एंटेरो हिपेटो सर्कुलेशन, हिपेटिक सर्कुलेशन कि मतलब एंटीरो मतलब अपना गट, और हिपेटो मतलब अपना लीवर, और सर्कुलेशन मतलब इन दोनों के बीच में सर्कुलेशन। तो इसको बोलेंगे आप एंटेरो हिपेटो सर्कुलेशन या हिपेटिक सर्कुलेशन। तो अब ये अपन ने देख लिया बिलीरुबिन कैसे बनता है और कैसे इस ये सर्कुलेट करता रहता है ना, कैसे आरबीसी टूटेंगे फिर बनेगा, फिर जो अपना बिलीरुबिन है वो कैसे कन्वर्ट होता रहेगा, और कैसे साइकिल इसकी चलती रहेगी, बार बार निकलता रहेगा, रीअब्जॉर्ब होता रहेगा, फिर निकलता रहेगा कुछ, और कलर देता रहेगा यूरिन को, स्टूल को। तो अब हम देखते हैं भाई क्या कोज है जॉन्डिस के। तो जॉन्डिस का मतलब यूरोबिलिन का इंक्रीज होना। तो यूरोबिलिन इंक्रीज होगा तो वो क्या क्या कोज है भाई, कब कब कोज होगा, तो अब किस तरीके का जॉन्डिस होगा। तो अब देखते हैं आप जॉन्डिस के कोज है। तो जॉन्डिस कैसे कैसे हो सकता है, तो जॉन्डिस के कोज देखते हैं हम।
कि भाई एक तो यहाँ से क्या होगा, आरबीसी का टूटना बहुत ज़्यादा हो रखा है, एक तो कोज ये हो सका जिसकी वजह से बिलीरुबिन बढ़ गया। दूसरा कि किसकी वजह से भाई अपने हिपेटोसाइट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से बिलीरुबिन ज़्यादा बन रहा है, कॉन्जुगेट नहीं हो पा रहा। तो सेकंड कोज यही हो सकते हैं भाई, अपने हिपेटोसाइट में लीवर में कोई दिक्कत है। दूसरा अपना यहाँ पे कोई दिक्कत है, कहाँ पे, इस इलाके में, कि बाहर नहीं निकल पा रहा है हिपेटोसाइट से, तो इसकी वजह से बैक में ही बढ़ रहा है। तो तीसरा यो कोज भी हो सके कि भाई आगे, तो ये हो गया प्री हिपैटिक, पहला क्या होगा अपना प्री हिपैटिक, दूसरा हिपैटिक और तीसरा पोस्ट हिपैटिक कोजेस। तो अभी एक एक करके इन सब को आप ढंग से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला आप देखते हैं प्री हिपैटिक कोजेस कि भाई प्री हिपैटिक क्या क्या होंगे। तो प्री हिपैटिक कोज होते हैं तो उसमें क्या होगा कि भाई आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रखा है। तो आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा हुआ तो क्या होगा भाई, हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा, हीमोक्रिट लेवल वो डिक्रीज हो जाएगा, हीमोक्रिट लेवल डिक्रीज हो जाएगा, पहला तो ये देखने को मिलेगा। दूसरा हीमोग्लोबिन कम मिलेगा, हीमोग्लोबिन का लेवल, तो हीमोक्रिट क्या होगा, 3 मल्टीपल में हीमोग्लोबिन के लगभग 3 गुना होता है। और हीमोग्लोबिन लगभग एक एवरेज लेकर चलें आप, मेल में तो 13.5 से लेकर 14.5 और फीमेल में अपना 12.5 से लेकर 13.5, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का लेवल अपने कम मिलेगा। तीसरा हेप्टोग्लोबिन कम मिलेगा। तो हेप्टोग्लोबिन क्या होता है, जैसे अपना जब वो होता है, जब जैसे आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ, जैसे इसके अंदर वेसल्स के अंदर यहाँ पे अपना जैसे आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो हीमोग्लोबिन जो होगा वो ब्लड में प्रेजेंट होगा, तो वो क्या कर सका भाई फ्री रेडिकल जनरेट कर सका, मतलब टॉक्सिन तरह का काम करेगा, मतलब हार्म पहुंचा सके। तो इसलिए एक हेप्टोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन प्रेजेंट है हेप्टोग्लोबिन अपने ब्लड में, तो वो इसके लिए बाइंड कर जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा ताकि वो हार्म ना पहुंचा पाए। तो जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी टूटता रहेगा उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनेगा, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनेगा मतलब ब्लड में जितना ज़्यादा बनेगा तो उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन मतलब टूट के ब्लड के अंदर आएगा, उतना ज़्यादा हेप्टोग्लोबिन इससे बाइंड होता जाएगा और हेप्टोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज होता जाएगा। तो भाई इसलिए हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। तो ये अपने व्यू हो गए। अब इसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमने कौन सा अनकॉन्जुगेटेड या इसको बोल देते हैं इनडायरेक्ट, ये बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा बहुत ज़्यादा, है ना। और जो अपना इनडायरेक्ट है वो भी बढ़ेगा मगर एज कंपेयर टू डायरेक्ट भी बढ़ेगा यहाँ पे, मगर एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट कम बढ़ेगा। तो डायरेक्ट भी बढ़ेगा भाई, जैसे मान ले ज़्यादा इनडायरेक्ट बन रहा है तो क्या नाम है, लीवर पर लोड ज़्यादा बढ़ेगा, लीवर भी उसको कन्वर्ट करेगा कॉन्जुगेट में, तो डायरेक्ट भी बढ़ेगा मगर एज़ कम्पेयर टू उसके इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा अनकॉन्जुगेटेड के। तो क्योंकि एक बात सेचुरेशन आ जाएगी, जैसे अपने हार्मोन उसकी एंजाइम की यूडीपी ग्लूकोनासाइल ट्रांसफरेज की सेचुरेशन आ जाएगी। सेचुरेशन के आने के बाद फिर फिक्स हो जाएगा, मगर क्या हो रखा है यहाँ पे आरबीसी टूटते जा रहे हैं तो अनकॉन्जुगेटेड बढ़ता जा रहा है, मगर सेचुरेशन होने के बाद ये भी बढ़ेगा, मगर एक तरह टाइम आफ्टर सेचुरेशन ये फिक्स हो जाएगा, उसके बाद नहीं बढ़ पाएगा। अगला भाई क्या होगा, और जैसे अपने जो भी AST और ALT ये अपने लीवर मार्कर हैं, ये किसके अंदर, ये दोनों अपने किसके अंदर होते हैं, ये एंजाइम्स, ये जैसे अपना क्या है हिपेटोसाइट है, तो ये हिपेटोसाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, हिपेटोसाइट। अब हिपेटोसाइट किसी भी कारण से टूटता है, डैमेज होता है हिपेटोसाइट्स में, तो ये किस में आ जाते हैं, ये ब्लड में आ जाते हैं, इनका लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, इनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको लीवर मार्कर इनको चेक करते हैं भाई कि लीवर में हार्म है कि लीवर के टिश्यूज़ में या नहीं है। तो अब यहाँ पे लीवर पे तो कोई इफेक्ट आ नहीं रहा है, तो क्या AST मतलब AST की फुल फॉर्म एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेस, और ALT का मतलब एलेनिन ट्रांसअमीनेस, तो इनका लेवल क्या होगा, नॉर्मल देखने को मिलेगा। अगला अल्कलाइन फोस्फेट और या फिर GGT गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, इनका लेवल ये किसके लिए वो होते हैं, ये कौन से मार्कर होते हैं, ये मार्कर होते हैं अपने किसके लिए, बिलियरी ट्री के लिए। बिलियरी ट्री में क्या क्या आ गया अपना, ये हिपैटिक डक्ट, गोल ब्लैडर और कॉमन बाइल डक्ट, मतलब नीचे वाले अपने उसके लिए, तो ये भी यहाँ पे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये भी नॉर्मल मिलेगा। अब कोज देख लेते हैं भाई, क्या क्या कोज होंगे, किस किस कोजेज में आपने क्या देखने को मिलेगा, प्री हिपैटिक या हीमोलाइटिक अपना जॉन्डिस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला भाई मिसमैच ब्लड, भाई किसी का मिसमैच ब्लड डाल दिया, मिसमैच ब्लड ग्रुप, जैसे
मान ली ये ब्लड है ए का, है ना, किसी का, और ये हमारा रिसेप्शिएंट, तो इसमें आपने किसका डाल दिया, बी का ब्लड ग्रुप डाल दिया बाय मिस्टेक। तो इसमें इस तरह क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है बी के खिलाफ, तो ये बी पे काम करके उसको लाइस करवा देगा, तोड़ देगा, लाइसिस करवा देगा, तो वही हीमोग्लोबिन टूटेगा, हीमोग्लोबिन टूटेगा तो क्या बनेगा, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा, कौन सा, इनडायरेक्ट, तो वही है कौन सा, हीमोलाइटिक वाला, मतलब प्री हिपैटिक। तो एक कोज ये हो गया हमारा। सेकंड क्या हो गया, हीमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम। ये भी एक तरह का यही है कि मतलब ये हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें छोटी छोटी थ्रोम्बस बन जाती हैं, है ना, और ये थ्रोम्बस मतलब किसके बाद, एक अपना ई कोलाई बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद मिल जाती है, क्योंकि उस बैक्टीरिया में एक टॉक्सिन होता है, ठीक है, वो टॉक्सिन डैमेज करता है किसको, एंडोथीलियम का, ये ब्लड वेसल्स है उनके एंडोथीलियम में डैमेज करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लोट बन जाएंगे छोटे छोटे, और इस क्लोट में से जैसे ये आरबीसी यहाँ से, ये आरबीसी यहाँ से क्रॉस करेगा तो ये आरबीसी टूट जाएगा बीच में से, और इस शीरिंग फोर्स की वजह से, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसका लाइसिस हो जाएगा, वही फिर हीमोग्लोबिन टूट कर बाहर होगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो क्या होगा फिर, वही अपना बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा, कौन सा, इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे भी कौन सा कोज आ जाएगा, प्री हिपैटिक। अगला तीसरा कोज, जैसे कोई वेनम, जैसे कोई आरबीसी को तोड़ने वाला वेनम हो गया कोई भी, ठीक है। चौथा अपना कोई जैसे कोई भी जैसे आप हिमेटोलॉजी में देखेंगे सारे, कोई भी जैसे मेम्ब्रेन डिफेक्ट, अपने आरबीसी का मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो गया, जैसे हेरिडिटरी सिफेरोसाइटिस, ज़्यादा मोटे आरबीसी हो जाते हैं, ज़्यादा मोटे आरबीसी हो जाएंगे, ज़्यादा साइज हो जाएगा, मतलब ये ब्लड कैपिलरी में जो अपने स्प्लीन की है, स्प्लीन की ब्लड कैपिलरीज में फंस जाएंगे, वहाँ पे फंस जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये माइक्रोफाज होगा, माइक्रोफाज इनको तोड़ देगा स्प्लीन में टूट जाएगा, तो फिर क्या, वही बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो गए जैसे हेरिडिटरी सिफेरोसाइट, या तेरा कौन सा होगा, कोई और आरबीसी जैसे G6PD डेफिशिएंसी, कौन सी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होगी, तो इसमें भी क्या होता है कि भाई आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, और कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। अगला जैसे पाँचवा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, बच्चे में जो पैदाइशी देखने को मिलता है अपने, उसमें भी हो गया जैसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बच्चे में क्या होता है, नॉर्मल आफ्टर बर्थ जॉन्डिस देखने को मिलता है अपने, तो वो आप पढ़ेंगे। जैसे ऐसे ये एक न्यूनेटल जॉन्डिस के कोज है, जैसे क्लीगर नाजर सिंड्रोम, ये भी डिफेक्ट है बाय बर्थ, ठीक है, गिलबर्ट सिंड्रोम, ये भी एक डिफेक्ट है, तो ये हम आगे सारे ढंग से पढ़ेंगे। तो इनके अंदर में क्या प्री हिपैटिक देखने को मिलता है। और एक होता है जैसे न्यूनेट हुआ, तो उसके अंदर कैसे देखने को मिलेगा, न्यूनेटल में क्या क्या कोजेज हैं जो देखने को मिलेंगे आपने जॉन्डिस के, अदर देन दीज। एक तो जैसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस किस वजह से क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होता है, पॉलीसीथीमिया, मतलब आरबीसीज का लेवल ज़्यादा होता है। दूसरा, जैसे आप बच्चे में क्या करते हैं, डिलेड कोल्ड क्लैंपिंग, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, तो वो भी फिर क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया कोज करेगा, पॉलीसाइथीमिया की वजह से ज़्यादा आरबीसी होंगे, आरबीसी ज़्यादा टूटेंगे। और बच्चे में क्या हो सकता है, जैसे सिफेल हीमेटोमा, हम पढ़ चुके हैं भाई, सिफेल हीमेटोमा, तो इसके अंदर भी देखने को मिल सकता है अपन, है ना। और जैसे इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, उसमें भी हम पढ़ चुके हैं, मदर, तो इनमें भी क्या क्या होगा, ये न्यूनेट के कोज है जिसके अंदर अपन क्या देखने को मिल सकता है भाई, इन सभी कंडीशन में पॉलीसाइथीमिया होता है। जैसे इन्फेंट ऑफ डायबिटीज मदर में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा हो जाता है, जो क्या करवाता है, आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़वाता है। सिफेल हीमेटोमा में भी क्या होगा कि ब्लड ज़्यादा वो होगा ब्रेन में के ऊपरले पार्ट में, जिसकी वजह से क्या हो सका, वो लाइसिस होगा वहाँ से, तो बिलिरुबिन बढ़ेगा। डिलेड कोड कैंपी में भी क्या होगा कि आरबीसी ज़्यादा होंगे फिटस के पास, तो वे ब्रेक डाउन होंगे, तो उससे फिर बिलिरुबिन बढ़ने के चांस है। तो ये कोज हो गए सारे प्री हिपैटिक के। तो अगला भी देख लेते हैं आप, कौन से दूसरे वाले, मतलब हिपैटिक वाले कोज, मतलब कोई अपने लीवर में दिक्कत है, हिपैटिक कोज की मतलब कहाँ पे दिक्कत है, अपने इस वाले एरिया में दिक्कत है भाई, हिपैटिक एरिया में। तो अब हिपैटिक के कोज देख लेते हैं भाई। सबसे पहला हिपैटिक की सेम चीज़ देखते हैं, जैसे इसमें हीमोक्रिट वगैरह तो नॉर्मल हो गए भाई, आरबीसी की वजह से दिक्कत नहीं हो रखी, तो यहाँ पे हिपैटोसाइट में दिक्कत है कि वहाँ पे क्या होगा भाई, अनकॉन्जुगेट है जो, वो अनकॉन्जुगेट जो है वो कॉन्जुगेट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है, क्योंकि हिपैटोसाइट में डैमेज आ गया, लीवर में डैमेज आ गया, जिसकी वजह से अपना UDGP एंजाइम जो है वो ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा, या वो है नहीं, या उसका लेवल कम है, तो उस वजह से हिपैटिकोज देख लेते हैं अपन। तो हिपैटिकोज है तो नॉर्मल बात है, यहाँ पे हमने दोनों का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा कि भाई किसका भी देखेगा, मेनली अपन किसका देखने को मिलेगा, डायरेक्ट का भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और इनडायरेक्ट का भी, दोनों का लेवल अपन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका डायरेक्ट का अगर 20% से टोटल जो बिलिरुबिन है,
अगर टोटल बिलीरुबिन के 20% से ज़्यादा डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ रहा है डायरेक्ट, तो उसको आप जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, 20% से। तो हिपैटिक में आपने ये दोनों क्या देखने को मिलेंगे, दोनों का लेवल भाई बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आ गया इसमें क्या होगा, जैसे हिपेटोसाइट डैमेज है तो उसमें से जो उसके अंदर एंजाइम थे जिनको आप मार्कर बोलते हैं इसके, तो लीवर के मार्कर वो ALT और एंड AST, ये दोनों के दोनों बाहर आ जाएंगे, ब्लड में इनका लेवल क्या मिलेगा अपने, दोनों का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। मगर अल्कलाइन फोस्फेटेज एंड गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, इन दोनों का लेवल नॉर्मल मिलेगा, क्योंकि ये किसको इंडिकेट करते हैं भाई, लीवर में दिक्कत है ना, यहाँ पे हिपेटोसाइट में दिक्कत है, मगर बिलियरी ट्री जो अपना बिलियरी ट्री है, जैसे कहाँ से लेकर हिपैटिक डक्ट, गोल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, इनमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो और ये किसके मार्कर है, ये बिलियरी ट्री के मार्कर है, तो इनके सेल में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नॉर्मल मिलेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब इसके बाद आप आगे देख लेते हैं, मगर ये है कि मान ले लीवर का साइज घना बड़ा होता गया, वो इनको कंप्रेस कर दिया, किसको, और भाई कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, ये क्या कर दिया, लीवर जो होगा वो मान ले वो कंप्रेस कर दें, किसको, अपने बिलियरी ट्री को। तो इसकी वजह से हाँ उस टाइम आपने क्या देखने को मिल सकता है, उस टाइम इसका लेवल आपने थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है उस कंडीशन, और मेनली अपना ये नॉर्मल होंगे, ये बढ़े हुए होंगे। तो अभी इनके कोज देख लेते हैं भाई, क्या क्या कोज है अपने हिपैटिक के कोज। भाई लीवर कब कब डैमेज होगा, जैसे अल्कोहलिक लीवर डैमेज, ठीक है, अल्कोहलिक लीवर डैमेज हो सके उसमें देखने को मिल सकते हैं भाई अपन हिपैटिक जॉन्डिस। दूसरा, कोई भी इन्फेक्शन हो गया अपने लीवर का, जिस इन्फेक्शन ने लीवर को डैमेज करवा दिया, जिसकी वजह से इंजरी होगी, किसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से लीवर इंजरी होगी, जैसे कोई वायरस हो गया है ना, जैसे साइटोमेगालो वायरस हो गया, या कोई जैसे सिफिलिस हो गया, ठीक है, तो ये लेप्टोस्पायरा हो गया, स्पायरोसिस है ना, लेप्टोस्पायरा का इन्फेक्शन हो गया, तो इनका इन्फेक्शन हो गया, ये लीवर ने अपने डैमेज पहुंचा सके। तीसरा क्या होगा, जैसे ऑटोइम्यून कंडीशन होगी, जैसे ऑटोइम्यून हिपेटाइटिस होगा भाई, ऑटोइम्यून कंडीशन है जो लीवर को डैमेज कर रही है, अपने आप डैमेज कर रखी है अपना खुद का इम्यून सिस्टम, तो ये हो सकता है। चौथा, बुड-चियारी सिंड्रोम हो गया भाई, बुड-चियारी सिंड्रोम होता है कि जैसे ये अपना लीवर है, लीवर से जैसे बुड-चियारी सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे लीवर तक ब्लड सप्लाई किससे होती है, ये अपनी हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन है ना, ये दोनों तो लीवर को लेकर जाती हैं। अब लीवर से ले जाने वाली ये अपनी पोर्टल हिपैटिक वेन, तो ये अपनी किस में जाती है, फिर ये इन्फीरियर वेना केवा में डाल देती है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई थ्रोम्बोस बनेगा, कोई भी कंडीशन, जैसे आप देख लेते हैं एप्ला सिंड्रोम, ठीक है, एप्ला सिंड्रोम में, या और कोई जैसे पॉलीसाइथीमिया वगैरह में, इसके दौरान यहाँ पे क्या बन गया, थ्रोम्बोस बन गया, तो यहाँ बैक प्रेशर बढ़ जाएगा, ये बैक प्रेशर बढ़ेगा, तो यह क्या करेगा, डैमेज करेगा यहाँ के हिपेटोसाइट्स वगैरह ने, तो इसको क्या बोलते हैं, बुड-चियारी सिंड्रोम। तो बुड-चियारी सिंड्रोम में भी अपन क्या देखने को मिल सकता है भाई, हिपैटिक डैमेज देखने को मिल सकता है, हिपैटिक जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। तो पांचवा कोज है भाई, जैसे लीवर शॉक, जो अपन पढ़ी थी अभी, ब्लड की उसकी लीवर की सप्लाई, तो वहाँ पे डैमेज हो गया, लीवर सप्लाई खत्म होगी, ब्लड सप्लाई खत्म होगी, कोई डैमेज हो गया, कोई ट्रोमा की वजह से या कोई किसी की भी कोज की वजह से, जैसे CHF की वजह से, भाई कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से, भाई कोई शोक आ गया, और कोई शोक हेमरेजिक शोक आ जाएगा, ब्लड वैसे ही कम है, या जैसे अपना थ्रोम्बस बन गया उन नीचे वाली पे, पोर्टल वेन पे या हिपैटिक आर्टरी पे, कि ब्लड सप्लाई जा ही नहीं पा रही है उस तक, लीवर तक, तो इन कंडीशंस में क्या होगा, हिपैटिक शोक आ जाएगा, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, तो इससे में होगा ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई खत्म हो जाएगी। छठा अपना नियोनेट के कौन से कोज हैं जो क्या करवाते हैं, हिपैटिक वाले कोज हैं, हिपैटिक जॉन्डिस करवाते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है तेरा इडियोपैथिक, कि उसका कोज नहीं पता क्या है, इडियोपैथिक नियोनेटल हेपेटाइटिस। अब पता नहीं कोई कोज पता नहीं, नियोनेट की में मगर हेपेटाइटिस होगी, ठीक है। और जैसे किसमें देखने को मिल सकता है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ये हम पढ़ देंगे किसमें, रेस्पिरेटरी में ढंग से, तो इसमें भी देखने को मिल सकता है अपन है। ग्लैक्टोसीमिया, इसमें भी हिपैटिक डैमेज देखने को मिल सकता है, हिपैटिक कोज हो सके जॉन्डिस का। टायरोसीमिया, ठीक है, तो ये कुछ कोज हैं जो नियोनेट में हिपैटिक डैमेज करवाते हैं, जिससे हिपैटिक डैमेज होगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ढंग से कॉन्जुगेट में नहीं बदल पाएगा, और जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाएगा, इसका हिपैटिक कोज ऑफ जॉन्डिस। अब थर्ड देख लेते हैं भाई उसका,
थर्ड कौन सा आ गया, पोस्ट हिपैटिक, हिपैटिक के बाद में, मतलब बिलियरी ट्री में अब आ गया, बिलियरी ट्री में जो पोस्ट हिपैटिक कोज, या इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन क्या आगे, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रखा है। हम देख चुके हैं कि भाई अब ये यहाँ पे जो थर्ड वाला है ये क्या है कि यहाँ पे है, इस वाले एरिया में है, किस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, किस वाले में, कि ये यहाँ पे इस ट्री में है, बिलियरी ट्री में है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी यहाँ पे डिफेक्ट आ रखा है बिलियरी ट्री में, यहाँ से लेकर लीवर से जब बाहर निकलता है बाइल जूस, और यहाँ से लेकर अपने जब तक ड्रेन होता है, तो यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो इसकी वजह से वही पीछे फ्लो, मतलब बैक प्रेशर, मतलब बट आगे देखते हैं आप, मतलब पीछे जाएगा, कॉन्जुगेट अनकॉन्जुगेट, जो कॉन्जुगेट में तो बदल जाएगा, मगर वो फिर कॉन्जुगेट वो बैक फ्लो होकर अपने ब्लड में कॉन्जुगेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो देखते हैं आप, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की भाई रुकावट की वजह से। तो इसमें बिलीरुबिन जो है वो कौन सा बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा कौन सा आपका, डायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो ये बिलीरुबिन बढ़ेगा यहाँ पे, ये मेनली ये बढ़ेगा, कॉन्जुगेट भी बढ़ेगा, मतलब मेनली तो डायरेक्ट बढ़ेगा और इनडायरेक्ट भी बढ़ेगा, मगर ये ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अब ये होगा, मान ले अब हमारा डायरेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट जो होगा वो किस में नहीं जा पा रहा, अपने ड्यूडेनम में नहीं जा पा रहा, यहाँ पे नहीं जा पा रहा। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर वो किस में कन्वर्ट होता था, यूरोबिलिनोजन में, मतलब अपने यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता था। अब वो यहाँ पे यूरोबिलिनोजन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, अब यूरोबिलिनोजन में भी नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, अपना टॉयलेट का कलर कैसा होगा, नहीं टॉयलेट का तो बताएंगे हम कैसा होगा, और मेनली अब ये यूरिनोबिलिनोजन जो होगा स्केटोबिलिन में भी कन्वर्ट नहीं होगा। अब ये जो था वो फिकस को आपका कलर देता था, कैसा, येलो कलर, ठीक है। अब येलो कलर नहीं होगा स्टूल का, इसकी वजह से अब कैसा, ग्रे कलर का, ग्रे कलर का स्टूल होगा। स्टूल का कलर कैसा होगा, फिकस मेटल का कलर कैसा होगा, वो होगा हमारा ग्रे कलर का, क्योंकि उसमें स्केटोबिलिन नहीं है। मगर अनकॉन्जुगेटेड क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, सॉरी अनकॉन्जुगेटेड नहीं, कॉन्जुगेटेड बढ़ जाएगा, किसमें, ब्लड में, बैक फ्लो की वजह से। अब ये बढ़ गया तो इसकी वजह से ये यूरिन से निकल जाएगा धीरे धीरे, यूरिन से थोड़ा बहुत निकलेगा, क्योंकि ये कैसा है, सोल्यूबल है डायरेक्ट, तो ये धीरे धीरे निकलता रहेगा यूरिन से। तो अब यूरिन का कलर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा, यूरिन का कलर कैसा होगा, मस्टर्ड। तो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ जॉन्डिस में, पोस्ट हिपैटिकोज में, जो तेरा यूरिन का कलर है वो तो मस्टर्ड होगा, और ग्रे कलर का क्या होगा, स्टूल देखने को मिलेगा अपन, ठीक है। अब इसके वो देख लेते हैं अपन, मार्कर्स देख लेते हैं भाई। अब मार्कर्स, हिपैटिक में तो कोई डैमेज है नहीं, अर्ली स्टेज में हिपैटिक में कोई डैमेज है नहीं, तो AST अपने और ALT नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि लीवर डैमेज नहीं होगा, तो सेल डैमेज नहीं हो रखे, तो कोई ये लीवर एंजाइम बाहर नहीं निकलेंगे। फिर बाद में बैक फ्लो की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, मान लो प्रेशर बढ़ जाता है, तो बाद में AST का और ALT का लेवल क्या हो सकता है, यहाँ तो नॉर्मल होगा, बाद में इंक्रीज हो सकता है लेट स्टेज में, ठीक है, जब बैक फ्लो से भाई वो हो रखा है। और क्या यहाँ पे, क्योंकि बिलियरी ट्री में डिफेक्ट है, तो बिलियरी ट्री के मार्कर कौन से थे, अल्कलाइन फॉस्फेट या तेरा गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, तो ये यहाँ पे लेवल इनका क्या हो रखा होगा, क्योंकि ये इनमें प्रेशर बढ़ेगा, तो ये इसके टिश्यूज ब्रेक डाउन होंगे, तो ये भी यहाँ से इनका मार्कर कौन सा था, अल्कलाइन फॉस्फेट या गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, इनका लेवल बढ़ जाएगा। तो ये इंडिकेट क्या करेगा अपन ने, ये करेगा कि भाई इसमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप्स का क्या है, जॉन्डिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट हिपैटिक। अब इसके कोज देख लेते हैं भाई। तो अब हम देखें कोज किसके, पोस्ट हिपैटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव के कोजेस। तो सबसे पहला क्या होगा कि भाई, सबसे पहला देखते हैं हम कौन से भाई, इंट्रा हिपैटिक कोज, इंट्रा हिपैटिक के अंदर वाले ऑब्स्ट्रक्शन जो कोज कर रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से कौन कौन से कोज है, इंट्रा हिपैटिक। बिलियरी फाइब्रोसिस जो बच्चे के अंदर देखने को मिल सकता है भाई, जो बाइल्स हैं वे क्या होगा, उनमें फाइब्रोसिस होगी, वे ऑब्स्ट्रक्शन होगी फाइब्रोसिस की वजह से, ठीक है। अगला आ गया, एक बोलते हैं आप क्रोली डिजीज, इसको पढ़ेंगे हम, एक या सिस्ट फॉर्मेशन है या भी ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्म करती है ना, तो क्रोली डिजीज। और अपना जैसे ये भी एक एजाइल सिंड्रोम, इसमें भी आपने क्या देखने को मिल सकता है, एट्रेशिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। डूबिन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। तो डूबिन जॉनसन सिंड्रोम भी एक तरह का कोज क्या है, डूबिन जॉनसन आप अच्छे से पढ़ेंगे,
डुबिन जॉनसन सिंड्रोम है, मगर इसमें तेरा AST एंड ALT नॉर्मल, वो AST ALT भी नॉर्मल तो होते हैं यहाँ तो, मगर A अल्कलाइन फोस्फेट और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेज भी नॉर्मल होते हैं। वो हम पढ़ेंगे अब क्यों, क्योंकि ये कोई उसका डिफेक्ट नहीं है, किसका, अपने बिलियरी ट्री का डिफेक्ट नहीं है, ये उसका डिफेक्ट है। किसका डिफेक्ट है, जो हम पढ़ चुके हैं, ये अपने कौन सा, ये वाला हिस्सा, क्या अपने जो चैनल है जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को हेपेटोसाइट से बाहर निकालता है, तो इस चैनल का डिफेक्ट है, तो यहाँ से बाहर नहीं आ पा रहा, बिलियरी ट्री का डिफेक्ट नहीं है, इसकी वजह से बिलियरी ट्री डिफेक्ट नहीं है, तो AST और ALT क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल होंगे। ठीक है, डुबिन जॉनसन हो गया। अगले देखते हैं यहाँ पर सेकंड कोज देखते हैं किसके, ये इंट्राहेपेटिक, देखिए एक्स्ट्राहेपेटिक। भाई ये तो किसके अंदर थे, जो छोटे छोटे बाइल डक्ट टूल्स वगैरह थे वो इंट्राहिपेटिक हिपेटिक के अंदर, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये कोज थे। अब देखते हैं एक्स्ट्राहिपेटिक, मतलब हिपेटिक से बाहर कौन से, हिपेटिक डक्ट में, गोल ब्लैडर नहीं, हिपेटिक डक्ट में, सिस्टिक डक्ट में और उसमें कॉमन बाइल डक्ट में, इनमें कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा है, तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा हिपेटिक, हिपेटिक से बाहर। ठीक, तो एक्स्ट्रा हिपेटिक में कौन कौन से आगे, भाई बिलियरी में कहीं पर, जैसे बिलियरी ट्री अपना, उसमें अट्रेसिया होगा, कहीं से वो जुड़ा हुआ नहीं है, अलग बंद है कहीं से, ठीक है, ब्लाइंड लूप है, बंद है, तो बिलियरी में अट्रेसिया आगा, कहीं पे रुकावट है, बना नहीं है भाई, ब्लाइंड लूप है। कहीं पर गोल स्टोन जो अपने गोल ब्लैडर में स्टोन जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर रहे हैं, गोल ब्लैडर स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रखी है। मान लीजिए अपना हिपेटिक डक्ट है, ये सिस्टिक डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट है। अब यहाँ पे स्टोन प्रेजेंट है, यहाँ पर स्टोन प्रेजेंट है, तो बाइल आगे नहीं जा पा रहा है ना, तो इसकी वजह से, स्टोन की वजह से हो सकता है। स्टोन के बाद क्या होगा, स्ट्रिक्चर फॉर्म हो गए, जैसे कोई सर्जरी वगैरह करी अपन ने, तो उसके बाद क्या होगा कि मान लें सर्जरी कर, ये अपना वही है, तो मान लें यहाँ सामने सर्जरी करी थी इस एरिया से, इस एरिया को जोड़ के लगाया था, बाद में यहाँ पर स्ट्रिक्चर बन गए, ठीक है, ओवर ग्रोथ हो रखी है यहाँ पे, तो वही फिर बिलिरुबिन नहीं जा पा रहा आगे, तो स्ट्रिक्चर भी हो सकते हैं। अगला कोई जैसे ट्यूमर होगा, यहाँ का ट्यूमर होगा, अपने बिलियरी का ट्यूमर होगा, या जैसे अपना कॉमन बाइल डक्ट फिर किस में, पेनक्रियाज में जाकर खुलता है, तो पेनक्रियाज का यहाँ का ट्यूमर होगा, तो जैसे बिलियरी ट्यूमर या पेनक्रियाज का ट्यूमर होगा, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर सकता है भाई, आगे नहीं जा पाए। और एक है प्राइमरी स्कोलेंजिंग कोलेंजाइटिस एंड प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, तो ये कोज हो सके, तो ये कोज कौन से हो गए, अपने ऑब्स्ट्रक्टिव कोज।